किसी का आज देखकर उसका कल डिसाइड मत करना। देखिए, अगर आप गरीब हैं आज, ठीक है, तो आप कल अमीर भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी पूरी ईमानदारी से। तो आज आप अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपका जो आने वाला कल है ये सुनहरा होगा, ठीक है। तो मेहनत पे ही सब कुछ निर्भर है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 24 अप्रैल के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं सभी के सभी आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, शिक्षक भर्ती सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। जैसा कि डेली जो है आपसे वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज भी पूछे जाएंगे। आपको इन प्रश्नों के जवाब भी देने हैं और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि विश्व पुस्तक दिवस यानी कि वर्ल्ड बुक डे जो है ये कब मनाया जाता है। देखिए, पुस्तकें पढ़कर ही आप जो है यहाँ तक पहुँचे आज, और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका विश्व पुस्तक दिवस है ये 23 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और एक खास बात और है, देखिए जो आपका विश्व पुस्तक दिवस है, ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस भी कहा जाता है और इसको विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस भी कहा जाता है। तो इसके जो ये दो अन्य नाम हैं ये भी याद रखना है। फिर से सुनिए, विश्व पुस्तक दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस या फिर विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, ये तीनों एक ही हैं। ये मनाया था कब? 23 अप्रैल को। देखिए, विश्व पुस्तक दिवस को किताबें पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट के लाभ को पहचानने और बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। मूल रूप से 23 अप्रैल 1995 को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा पेरिस में आयोजित यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। और जो संस्था आपकी है यूनेस्को, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, यूनेस्को के महानिदेशक हैं आड्रे एजोले। इसका गठन हुआ था 4 नवंबर 1946 को और इसका मुख्यालय आपका है पेरिस, फ्रांस में। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध या फिर मशहूर म्यूजिक कंपोजर का निधन हो गया। तो देखिए, बॉलीवुड के ये प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर थे श्रवण कुमार राठौर। देखिए, आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे। ऑल इंडिया रेडियो पे जब अनाउंसमेंट होता था तो लिखता था कि इस गाने को कंपोज किया है नदीम श्रवण ने, ठीक है। एक जोड़ी थी। देखिए, यहाँ पे एक जोड़ी दिख रही है दो व्यक्तियों की। इसमें जो पहले व्यक्ति आपके नदीम है, दूसरे का नाम है श्रवण, ठीक है। और श्रवण का पूरा नाम है श्रवण कुमार राठौर। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर नदीम श्रवण की जो जोड़ी थी, इसका 1990 के दशक में म्यूजिक वर्ल्ड में खूब दबदबा था। देखिए, आपने फिल्म सुना होगा, मतलब गाने सुने होंगे आशिकी फिल्म के, ठीक है। तो फिल्म आशिकी में इनका जो रोमांटिक गाना था, इसकी धुन बेहद लोकप्रिय हुई थी। वो गाना नहीं था, सांसों की ज़रूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, ठीक है। तो ये गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था 1990 के दशक में। और इन दोनों ने मिलकर फिल्म साजन, देखिए साजन के भी गाने बहुत पॉपुलर हुए थे। और उसके साथ साथी, फिर दीवाना, फिर फूल और कांटे, राजा, धड़कन, दिलवाले, राज, राजा हिंदुस्तानी, दिल है कि मानता नहीं, मतलब ये सारी फिल्में जो है इनके जो गाने हैं ये खूब पॉपुलर हुए थे। इनको नदीम श्रवण की जोड़ी ने जो है मिलकर कंपोज किया था, ठीक है। और पहली बार इस जोड़ी ने 1979 में भोजपुरी फिल्म दंगल में अपना संगीत किया था। तो ये महान संगीतकार थे कौन? श्रवण कुमार राठौर। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तीसरा प्रश्न कि अंग्रेजी भाषा दिवस यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज डे जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा दिवस को हम मनाते हैं कब? 23 अप्रैल को हर साल। देखिए, 23 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 अप्रैल को अंग्रेजी के एक बहुत ही महान पोएट कहा जाए या फिर कुछ भी कहा जाए, रचनाकार कहा जाए, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर की जन्म की तिथि भी पड़ती है और 23 अप्रैल को ही विलियम शेक्सपियर की मृत्यु की तिथि भी पड़ती है। तो इन दोनों को सेलिब्रेट करने के लिए अंग्रेजी भाषा दिवस को हम कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को। देखिए, अंग्रेजी भाषा दिवस जो है ये लोक सूचना विभाग की 2010 की पहल का नतीजा था, जिसने संगठन की 6 भाषाओं में से प्रत्येक के लिए भाषा दिवस स्थापित करने की मांग की थी। तो याद रखिएगा, 23 अप्रैल को हम अंग्रेजी भाषा दिवस मनाते हैं। और चौथा प्रश्न कि भारत के शीर्ष तैराक श्री हरि नटराज ने कितने मीटर बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए, जबकि श्री हरि नटराज हैं, इन्होंने हाल ही में 50 मीटर
बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ जो उज्बेकिस्तान ओपन तैराकी चैंपियनशिप चल रहा है इसमें अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो भारत के शीर्ष तैराक हैं श्रीहरि नटराज, इन्होंने 50 मीटर बैक स्ट्रोक में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ 25.11 सेकंड के समय से जो है शीर्ष स्थान हासिल किया। और जो आपके श्रीहरि हैं तो इनका 2 दिनों में ये तीसरा राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, मतलब इसके पहले इन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए थे इसी उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप तैराकी में। देखिए ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं कौन, जो आपके श्रीहरि नटराज हैं, और इन्होंने इस हफ्ते के शुरू में अपनी पसंदीदा 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में 2 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और तीसरी बार 50 मीटर वाले में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और इनके अलावा भी कुछ और खिलाड़ी हैं जिन्होंने उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप तैराकी में जो है बहुत ही नाम कमाया। देखिए भारतीय तैराकों ने जो आपका उज्बेकिस्तान ओपन तैराकी चैंपियनशिप था तो इस प्रतियोगिता में कुल 29 पदक जीते, जिनमें 18 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। एक तैराक हैं साजन प्रकाश। देखिए साजन प्रकाश के बारे में याद रखिएगा, ये एक भारतीय तैराक हैं और इन्होंने उज्बेकिस्तान ओपन तैराकी चैंपियनशिप में 4 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया और सभी में स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देखिए अंतिम दिन केरल के जो आपके साजन प्रकाश हैं, इन्होंने 100 मीटर बटरफ्लाई में 53.69 सेकंड के समय के साथ पोडियम में पहला स्थान हासिल किया था। साजन के बारे में एक खास बात है कि जो आपकी केरल के रहने वाले तैराक हैं साजन प्रकाश, इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने, मतलब ये जो है 2016 रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले ये एकमात्र पुरुष तैराक थे। तो यहाँ पे देखिए किसी भी तैराक ने क्वालिफाई नहीं कर पाया है। साजन जी भी जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन 2016 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये एकमात्र पुरुष तैराक थे भारत की तरफ से। और 2 और तैराक हैं माना पटेल और सुहाना भास्कर। इन दोनों ने महिलाओं की 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण पदक और रजत पदक जो है अपने नाम किया था इस उज्बेकिस्तान ओपन तैराकी चैंपियनशिप में। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और 5वां प्रश्न है बुआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो देखिए बुआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था चीन यानी कि चाइना में। देखिए जो आपका बुआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 है, इसका उद्घाटन समारोह दक्षिणी चीन के हैनान प्रांत के बुआओ में किया गया था। इस सम्मेलन का विषय था अ वर्ल्ड इन चेंज, ज्वाइन हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन। 6वां प्रश्न की नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी। तो देखिए जो आपका नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज है, ठीक है, इसकी पहली महिला चेयरपर्सन बनी है रेखा एम मेनन। देखिए रेखा एम मेनन जो है ये वर्तमान में एक कंपनी है एक्सेंचर इंडिया कंपनी, ठीक है, तो एक्सेंचर इंडिया की ये चेयरपर्सन है और ये जो है इस पद पर इन्फोसिस के जो मुख्य परिचालन अधिकारी हैं यूवी प्रवीण राव, इनका जगह लेंगी। तो रेखा मेनन किसका जगह लेंगी, यूवी प्रवीण राव का। और इसके साथ ही एक और अपॉइंटमेंट हुआ है नेस्कॉम में। देखिए जो आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी यानी कि नेस्कॉम है, तो इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं कौन। देखिए टीसीएस के जो अध्यक्ष हैं कृष्णन रामानुजम, ठीक है, तो कृष्णन रामानुजम को जो है नेस्कॉम का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और नेस्कॉम के बारे में जान लीजिए क्योंकि इसके बारे में बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में। देखिए नेस्कॉम की चेयरपर्सन है यूवी प्रवीण राव, मतलब है नहीं ये थे, ठीक है, तो अब इनका नाम डिलीट कीजिए और रेखा एम मेनन का नाम याद कीजिए। नेस्कॉम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। 7वां कि किस व्यक्ति को 2021 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन के हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन के द्वारा वाई ऑडिटर के रूप में चुना गया है। तो देखिए इस OPCW संस्था के वाई ऑडिटर चुने गए हैं जीसी मुर्मू। देखिए जीसी मुर्मू भारत का एक बहुत ही जाना माना नाम है। देखिए जीसी मुर्मू का पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वर्तमान में। यहाँ पे प्रश्न आपका और तैयार हो गया कि वर्तमान में भारत के CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और इनको 2021 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए हाल ही में रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन के हेग आधारित, देखिए हेग नीदरलैंड में है, ठीक है, तो हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन के द्वारा वाई ऑडिटर के रूप में चुना गया है।
देखिए इसके अलावा भारत को जो आपका ये रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन है, तो इसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में भी चुना गया था, जो कि एक अन्य 2 साल के कार्यकाल के लिए एशिया समूह का लीडरशिप करता है। और इस संस्था के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका रासायनिक हथियार निषेध संगठन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स है, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में OPCW कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थित एक संस्था है, जो कि दुनिया भर में केमिकल वेपन्स यानी कि रासायनिक हथियारों को नष्ट करने और उनकी रोकथाम के लिए काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 अप्रैल 1997 को। मुख्यालय इसका है नीदरलैंड के हेग में। देखिए वर्तमान में ये जो संस्था है, जिसका नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो ये संस्था सीरिया में हथियारों को खत्म किए जाने का काम देख रही है। सीरिया में बहुत ही केमिकल वेपन्स यूज़ किए जा रहे थे, और आप पेपर में मतलब पढ़ते रहे होंगे, पिछले 10 सालों से जो है केमिकल वेपन्स यूज़ किया जा रहा है सीरिया में। देखिए नोबेल शांति पुरस्कार समिति ने 2013 का जो शांति पुरस्कार है, ये इसी संस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स को दिया था। आठवां प्रश्न की नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि लीडर समिट ऑन क्लाइमेट का जो आयोजन है, ये कब से कब तक किया गया था? तो देखिए नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 22 से 23 अप्रैल 2021 तक, और इस सम्मेलन का विषय था 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंग। और ख़ास बात है इसमें PM मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी मेज़बानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया था। और ये जो सम्मेलन है, मैंने आपको बताया कि 22 से 23 अप्रैल 2021 तक इसको आयोजित किया गया था। सबसे खास बात, इसको वर्चुअल आयोजित किया गया था। तो एग्ज़ाम में आपको टेंशन नहीं लेना है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो वर्चुअली इसको आयोजित किया गया। सभी जितने भी मेंबर्स हैं अपने अपने देश में बैठकर इसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया था। तो PM मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। और ये सम्मेलन जो है, ये जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर की 5वीं वर्षगांठ के अनुरूप है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ याद रखिएगा। नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि लीडर समिट ऑन क्लाइमेट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? वर्चुअल किया गया था 22 से 23 अप्रैल 2021 तक। इसका विषय था 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट। नवा प्रश्न है कि हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किस भारतीय इस्लामिक विद्वान का निधन हो गया? तो देखिए ये भारतीय इस्लामिक विद्वान आपके थे मौलाना वहीदुद्दीन। तो मौलाना वहीदुद्दीन की फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख रही है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए मौलाना वहीदुद्दीन जो है, इन्होंने इस्लाम के कई पहलुओं पर 200 से अधिक किताबें लिखी हैं, और इन्हें सबसे अधिक कुरान पर टिप्पणी लिखने और अंग्रेजी और हिंदी और उर्दू में इसके अनुवाद के लिए जाना जाता है। देखिए इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2021 में, पद्म भूषण 2000 में दिया गया था, और इनको 2009 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारे पुरस्कार इनको दिए जा चुके हैं, लेकिन इनका निधन हो गया है मौलाना वहीदुद्दीन का, जो कि एक इस्लामिक विद्वान थे। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस प्रसिद्ध कव्वाली गायक का निधन हो गया? तो देखिए ये प्रसिद्ध कव्वाली गायक आपके थे फरीद साबरी। देखिए इनके आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे जो कि सुपर हिट थे। मैं आपको बताता हूँ। देखिए मशहूर साबरी ब्रदर्स की जो जोड़ी थी कव्वाली गायक फरीद साबरी का, ठीक है, उनमें से फरीद साबरी का निधन हो गया है। देखिए साबरी ब्रदर्स में जो है 2 लोगों की जोड़ी थी। पहले का नाम था फरीद साबरी और दूसरे का नाम था अमीन साबरी। तो इन दोनों की जो जोड़ी थी काफ़ी कमाल की थी। इनके सदाबहार गानों के लिए जो है इनको जाना जाता है। एक गाना था देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, और एक गाना था एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, ठीक है। तो इन दोनों गानों को मतलब काफ़ी मतलब अभी भी लाइक किया जाता है। ये सदाबहार गाने हैं। सदाबहार मतलब जो हमेशा हरे भरे रहें, मतलब यहाँ पे रेफरेंस गाने का दिया जा रहा है, यानी कि जो हमेशा लाइक किया जाए उनको सदाबहार गाने कहते हैं। तो देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, ये ऋषि कपूर का कोई फिल्म था उसका गाना है। और एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, ठीक है, इसको आपने सुना ही होगा। तो इस गाने को इन दोनों ने गाया था। और इन भाइयों और इनके पिता सईद साबरी ने भारत और विदेशों में बहुत सारे कव्वाली के कार्यक्रम भी किए थे। तो ये था जो है मतलब आज का दिन काफ़ी दर्दनाक रहा। बहुत सारे लोग जो है दुनिया छोड़ के ले। देखिए अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी का निधन हो गया, बताइए। दूसरा आपके लिए कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली कवि का कोविड-19 समस्याओं के बाद निधन हो गया, जिनका उपनाम क्या था? कुंतक, बताइए। और तीसरा आपके लिए कि पृथ्वी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए।
चौथा आपके लिए कि इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे कब मनाता है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए जो मार्च महीने का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, दोनों अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिएगा। अप्रैल महीने का जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। और पांचवा की बतौर कप्तान कौन से खिलाड़ी एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन डे के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है, तो देखिए भारत इसमें 142वें स्थान पर है। और दूसरा था कि क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो देखिए इनका नाम है मिगेल डियाज कैनेल। और तीसरा था कि जगन्नाथ विद्या दीवेन योजना किस राज्य की योजना है, तो देखिए ये आंध्र प्रदेश की योजना है। चौथा था कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने के बिल को मंजूरी दी, तो देखिए देश फ्रांस है। और पांचवा था कि हाल ही में रूसी सेना ने किस देश के नज़दीक क्रीमिया में अपना नया सैन्य अड्डा बनाया, तो देखिए देश आपका यूक्रेन है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।